हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हब। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने इकोनॉमिक्स सीरीज़ स्टार्ट की है और ये इस इकोनॉमिक्स सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 रहेगा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कर्व्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कर्व्स, दैट इज़ फिलिप्स कर्व हम देखेंगे, लॉरेंस कर्व। फिर लॉरेंस कर्व के साथ एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं गिनी कोएफिशिएंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे काजनेट्स कर्व, लाफर कर्व, एंजेलस कर्व, जे कर्व। ऐसे ही हम पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ रेशोज, फॉर एग्जांपल पाल्मा रेशियो, एटकिंसन इंडेक्स एंड थील इंडेक्स। तो ये हम पूरा इस लेक्चर में कवर करेंगे, इसीलिए वीडियो को बराबर अंत तक देखिए। अब हम देखेंगे फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व एक ऐसी कर्व है जो कि हमें रिलेशनशिप दिखाती है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में जो हमें रिलेशनशिप दिखाई कर्व, उस कर्व को हम बोलते हैं फिलिप्स कर्व। और फिलिप्स कर्व के मुताबिक देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। ये कर्व कुछ ऐसे होती है। तो इसका मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व। तो ये आपको याद रखना है कि फिलिप्स कर्व रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और वो कौन सा रिलेशन है, दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि फिलिप्स कर्व it relates inverse relationship between rate of inflation with the rate of unemployment in the short run। ये आपको याद रखना है, in the short run। अब इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन रिड्यूस करता है अनएम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व, लेकिन एक कंसेप्ट आता है इन्फ्लेशन में, दैट कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन ने इस फिलिप्स कर्व को फेल किया है, क्योंकि एज पर स्टैगफ्लेशन इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में इसमें इन्फ्लेशन भी हाई होता है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई होती है। सो इन्फ्लेशन हाई और इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये भी हाई होती है, विच इज़ कंट्राडिक्शन टू द फिलिप्स कर्व। तो यहाँ पे दोनों हाई होती हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन एज पर फिलिप्स कर्व देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो इसमें आपको यही याद रखना है। आई होप आपको फिलिप्स कर्व समझ आई होगी। अब ये फिलिप्स कर्व ये कहाँ पे यूज़ होती है, इट हेल्प्स इन टाइमली इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट टू इंजेक्ट मनी सप्लाई इन द मार्केट। गवर्नमेंट को ये हेल्प करती है कि इनको कब पैसा लाना है इन द मार्केट, एंड आल्सो इन द प्रोजेक्शन ऑफ डिमांड सप्लाई इन इकनॉमी। और डिमांड और सप्लाई में भी ये फिलिप्स कर्व मदद करती हैं। और इसकी जो डायग्राम है मैंने आपको दिखाया, डायग्राम आप कैसे बनाओगे इसको, यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट रेट रखोगे आप और वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन, और ये कर्व आती है ऐसे कन्वेक्स कर्व। अब हम देखेंगे लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व ये कर्व है क्या? लॉरेंस कर्व इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। लॉरेंस कर्व एक्चुअली ये दिखाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या वेल्थ। वेल्थ दिखाती है ये बिटवीन पॉपुलेशन कि पॉपुलेशन में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हैं, दैट्स कॉल्ड लॉरेंस कर्व। तो इसको डेवलप किया था लॉरेंस ने इन 1905 फॉर रिप्रेजेंटिंग इनइक्वालिटी ऑफ द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारे कंट्री में कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फैला हुआ है, दैट्स कॉल्ड लॉरेंस कर्व। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये लॉरेंस कर्व ये बनती कैसे है। लॉरेंस कर्व आपको याद रखना है कि ये कर्व ऐसी होती है। यहाँ से अगर हम रखेंगे पॉपुलेशन और यहाँ से हम रखेंगे इनकम, ये कर्व ऐसे आती है, यहाँ से ये ऐसे, फिर ऐसे। इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी, लाइन ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि अगर आप इस और ये 45 डिग्री पे होती हैं। दिस इज एक्चुअल लॉरेंस कर्व जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, दिस इज एक्चुअल लॉरेंस कर्व। जो यहाँ पे गैप आती है बिटवीन लॉरेंस कर्व एंड लाइन ऑफ इक्वालिटी, यही दिखाता है, दैट्स कॉल्ड इनकम इनइक्वालिटी। तो लाइन ऑफ इक्वालिटी पे क्या होता है, सपोज अगर यहाँ पे पॉपुलेशन 25% है, 25%, तो इसका मतलब इनके पास जो इनकम होगी दैट विल बी 25%। ऐसे ही अगर हम ये वाला पॉइंट लेंगे, अगर इस पॉइंट पे पॉपुलेशन सपोज 30% होगी, तो इन 30% के पास 30% वेल्थ होगी।
30% इनकम होगी या वेल्थ होगी, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी। और ये लाइन ऑफ इक्वालिटी होती है 45 डिग्री पे। लेकिन एक्चुअल जो लॉरेंस कर्व होती है, मैंने आपको दिखाया ये कर्व, दिस इज एक्चुअल लॉरेंस कर्व। इसका मतलब है यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अगर ये सपोज 70% पॉपुलेशन है, तो 70% पॉपुलेशन के पास ओनली सपोज 20% वेल्थ है। 70% पॉपुलेशन के पास 20% वेल्थ है। तो लॉरेंस कर्व यही दिखाती है आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग द पॉपुलेशन। तो ये हमें काम आती है सोशल इनइक्वालिटी दिखाने में, और यही कर्व हमें दिखाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। तो इसमें ये आपको याद रखना है। और 45 डिग्री को हम बोलते हैं लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। तो लॉरेंस कर्व में आपको जो याद रखना है कि इट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या वेल्थ, और 45 डिग्री को हम बोलते हैं दैट्स कॉल्ड लाइन ऑफ इक्वालिटी। तो और ये कर्व कुछ ऐसी होती है, ये भी आप अपने नोट्स पे ऐड करना। ये है 45 डिग्री लाइन ऑफ इक्वालिटी। और जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, दिस इज कॉल्ड इनकम इनइक्वालिटी। और यूजुअली हम इसको सपोज ए रखेंगे और इसको हम बी रखेंगे, क्योंकि गिनी कोएफिशिएंट हम फिर यही से डिफाइन करते हैं। तो लॉरेंस कर्व पहले आपको बनाना है, उसके बाद आपको दो रीजन्स को नाम देना है। एक रीजन का नाम आपको देना है ए और दूसरे रीजन का नाम आपको बी देना है। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी। अब यहाँ पे ये अगर मैं ऐसे लिखूँ a डिवाइडेड बाई a प्लस बी, a डिवाइडेड बाई a प्लस बी, इस रेशो को हम बोलते हैं गिनी कोएफिशिएंट। सो a क्या है, ये वाला पार्ट जो है इट इज़ बिटवीन लाइन ऑफ इक्वालिटी और लॉरेंस कर्व के बीच में जो पार्ट आपको दिख रहा है दैट्स कॉल्ड a। और a प्लस बी ये पूरा है बिटवीन लाइन ऑफ इक्वालिटी और ये वाली लाइन, वाई एक्सिस वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इनइक्वालिटी। क्योंकि यहाँ पे पूरी इनकम, पूरी वेल्थ एक ही सिंगल पर्सन के पास होती है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इनइक्वालिटी। सो लाइन ऑफ इक्वालिटी और लाइन ऑफ इनइक्वालिटी के बीच में जो रीजन आएगा दैट इज a प्लस बी, a डिवाइडेड बाई a प्लस बी, इसको हम बोलते हैं गिनी कोएफिशिएंट। यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ द एरिया बिटवीन लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी एंड ऑब्जर्व्ड लॉरेंस कर्व। मतलब ये ऐसे है, दिस इज ए बी, सो ए अपॉन ए प्लस बी दैट्स कॉल्ड जीसी। जीसी स्टैंड्स फॉर गिनी कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे आप ये नोट से देखना। अब ये गिनी कोएफिशिएंट ये भी मेजर है ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज, और इसके लिए जो फार्मूला है दैट इज ए अपॉन ए प्लस बी। अगर गिनी कोएफिशिएंट हायर द कोएफिशिएंट, इसका मतलब द मोर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज। और जो गिनी कोएफिशिएंट होता है इसका वैल्यू वेरी करता है फ्रॉम 0 to 1। और इसका मतलब अगर GC, अगर गिनी कोएफिशिएंट 0 होगा, एवरीवन हैज़ सेम इनकम, इसका मतलब तब जाके पूरी जो पॉपुलेशन है वो आ जाएगी ऑन द लाइन ऑफ इक्वालिटी पे, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन है और ये इनकम है। अगर GC 0 होगा, इसका मतलब जो पूरी पॉपुलेशन है दैट वर्क्स ऑन लाइन ऑफ इक्वालिटी पे, तो सबके पास सेम इनकम होगी। लेकिन अगर GC 1 होगा, अगर गिनी कोएफिशिएंट 1 होगा, इसका मतलब सिंगल इंडिविजुअल के पास पूरी इनकम है ऑफ द कंट्री। ये आपको याद रखना है। आई होप आपको गिनी कोएफिशिएंट समझ आया होगा। तो रिवीजन के लिए मैं आपको बताऊंगा आप इस कर्व को ऐसे बनाना। ये है एक्चुअल लॉरेंस कर्व और ये है लाइन ऑफ इक्वालिटी। सो a बाई a प्लस बी, इसी को हम बोलते हैं गिनी कोएफिशिएंट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये a क्या है, इट इज़ इनकम इनइक्वालिटी, और a प्लस बी ये पूरा रीजन है बिटवीन लाइन ऑफ इक्वालिटी और लाइन ऑफ इनइक्वालिटी में। अब हम देखेंगे इसके बाद काजनेट्स कर्व। काजनेट्स कर्व ये भी एक अच्छी कर्व है, क्योंकि एज पर काजनेट्स कर्व अगर कोई डेवलपिंग इकनॉमी होगी, मैं आपको ये समझाता हूँ ऐसे। ये कर्व कुछ ऐसे होती हैं, यहाँ से होती है इनकम पर कैपिटा, एक्स एक्सिस पे इनकम पर कैपिटा, और वाई एक्सिस पे होता है दैट इज इनइक्वालिटी। जो काजनेट्स कर्व है इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी। पहले आपको यही याद रखना है कि काजनेट्स कर्व ये दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ। अब ये कर्व क्या है, ये कर्व, इस कर्व के मुताबिक अगर इनकम पर कैपिटा बढ़ेगी, अगर इनकम पर कैपिटा बढ़ेगी, इसका मतलब इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है।
किसी कंट्री में, किसी डेवलपिंग कंट्री में अगर इनकम पर कैपिटा बढ़ रही है तो उस कंट्री में इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है। लेकिन एक वक्त आएगा जब पर कैपिटा बढ़ेगा और इनइक्वालिटी मैक्सिमम होगी। तो इस वाले पॉइंट पी पे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है लेकिन इनइक्वालिटी मैक्सिमम है। लेकिन उसके बाद अगेन इनकम पर कैपिटा बढ़ रही है लेकिन उसके बाद इनइक्वालिटी कम हो रही है। ये वाला केस है डेवलप्ड कंट्रीज का। मैं आपको दिखाऊंगा। ये करो होती है इन्वर्टेड यू शेप्ड ऐसे। ये करो जो मैंने यहाँ पे बनाया है, दिस इज डेवलपिंग इकोनॉमीज और जो आपको पी के बाद पॉइंट दिख रहा है दिस इज डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो डेवलप्ड इकोनॉमीज में अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी इसका मतलब इनइक्वालिटी कम हो रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है लेकिन इनइक्वालिटी रिड्यूस हो रही है। यही है काजनेट्स करो। तो काजनेट्स करो यही कह रहा है कि अगर पहले पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी इन द डेवलपिंग इकोनॉमीज। लेकिन ये किसी वक्त तक होगा कि जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा उस वक्त मैक्सिमम इनइक्वालिटी होगी। लेकिन उसके बाद ये जो डेवलपिंग इकोनॉमी होगी वो डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएगी, क्योंकि उसके बाद जो पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ेगा लेकिन जो इनइक्वालिटी होगी वो रिड्यूस होगी। दैट्स कॉल्ड काजनेट्स करो। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि काजनेट्स करो shows as the economy develops the market forces first to increase and then decrease economic inequality. In short, it shows a relationship between growth and inequality. और ईस्ट एशियन मिराकल इस काजनेट्स करो को क्रिटिसाइज करता है और ये क्या शेप होती है, इन द इन्वर्टेड यू शेप। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें आपको यही याद रखना है कि इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी। अब हम देखेंगे लाफर करो। लाफर करो ये आता है इन द टैक्सेशन। अकॉर्डिंग टू लाफर करो ये क्या बताता है कि अगर हम टैक्स रेट को बढ़ाएंगे तो टैक्स रेवेन्यू, तो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। टैक्स रेट बढ़ाने पे टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है। सपोज अगर ये यहाँ पे टैक्स रेट है, टैक्स रेट्स, और यहाँ पे ये टैक्स रेवेन्यू है, तो टैक्स रेट बढ़ाने से टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लेकिन ये किसी पॉइंट तक होगा। उस पॉइंट के बाद अगर आपने टैक्स रेट बढ़ाया, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ाया लेकिन टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा। इस वाले पॉइंट पी को हम बोलते हैं ऑप्टिमम पॉइंट। ये आपको याद रखना है कि पॉइंट पी इट इज कॉल्ड ऑप्टिमम पॉइंट। तो लाफर कर्व क्या है, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेट बढ़ाने पे टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है लेकिन ये किसी ऑप्टिमम पॉइंट तक बढ़ता है। फिर उसके बाद अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ाया लेकिन टैक्स रेवेन्यू कम होता है, क्योंकि लोग वो चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, क्योंकि लोग जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। सपोज ये वाला पॉइंट हम लेंगे सी पॉइंट, तो सी पॉइंट जितना लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो टैक्स दे रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे। यही है लाफर करो। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है इसमें, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ टैक्सेशन एंड रिजल्टिंग टैक्स रेवेन्यू। इफ टैक्स रेट इंक्रीजेज देन टैक्स रेवेन्यू इंक्रीजेज। ये तो है, लेकिन अप टू सर्टेन पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिमम पॉइंट। तो ऑप्टिमम पॉइंट के बाद अगर टैक्स रेट बढ़ेगी लेकिन टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज होगा। और ये लाफर करो ये भी होती है इन्वर्टेड यू शेप। ये करो मैंने आपको दिखाया कि इट इज अगेन इन्वर्टेड यू शेप्ड। ये करो ऐसी होती है। यहाँ से आपको याद रखना है कि इट इज़ टैक्स रेट और यहाँ से वाई एक्सिस पे इट इज़ टैक्स रेवेन्यू। आई होप आपको लाफर करो भी समझ आई होगी। अब हम देखेंगे इसके बाद एंजेलस करो। तो एंजेलस करो इट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ गुड एंड इनकम ऑफ द बायर्स। आपने डिमांड और सप्लाई पढ़ी होगी, तो उसमें क्या है मैं आपको सिखाऊंगा ये डायग्राम से। यहाँ पे हम लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ पे हम लेंगे इनकम। तो हमारे पास दो किस्म के गुड्स होते हैं, एक होते हैं दैट्स कॉल्ड नॉर्मल गुड्स और दूसरा कैटेगरी दैट्स कॉल्ड इन्फीरियर गुड्स। तो अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन किन के लिए, नॉर्मल गुड्स के लिए। नॉर्मल गुड्स का ग्राफ कुछ ऐसे आता है। तो नॉर्मल गुड्स के केस में अगर इनकम बढ़ती है इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड वो भी बढ़ती है, लेकिन इन्फीरियर गुड्स के केस में ये रिवर्स है। इन्फीरियर केस के गुड्स में वहाँ पे अगर इनकम बढ़ती है
डिमांड इन्फीरियर गुड्स की कम होती है और इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है। यहाँ पे ये है नॉर्मल गुड, जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है दैट्स कॉल्ड नॉर्मल गुड, और जो आपको कन्वेक्स शेप दिख रही है इट इज़ इन्फीरियर गुड। तो इन्फीरियर गुड के लिए अगर आपकी इनकम बढ़ रही है आप वो चीज़ें कम डिमांड करोगे, उनकी जो डिमांड है दैट विल बी लो। ऐसे ही लेकिन जो नॉर्मल गुड होगा अगर क्वांटिटी अगर इनकम बढ़ती है उनकी क्वांटिटी डिमांड वो भी बढ़ती है। यही है एंजेलस कर्व। सो एंजेलस कर्व ये दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ गुड एंड द इनकम ऑफ द बायर्स। तो नॉर्मल गुड के केस में इनकम बढ़ती है, क्वांटिटी डिमांड आल्सो इंक्रीजेस, लेकिन इन्फीरियर गुड के केस में अगर इनकम बढ़ती है क्वांटिटी डिमांडेड वहाँ पे कम होती है। दैट करो इज कॉल्ड एंजल्स करो। ये करो मैंने आपको बनाया यहाँ पे, ये आप ऐड करना अपने नोट्स पे। तो यहाँ पे ये लिखा है कि फॉर नॉर्मल गुड्स डिमांड इंक्रीजेज इफ इनकम इंक्रीजेज एंड फॉर इन्फीरियर गुड्स डिमांड डिक्रीजेज इफ इनकम डिक्रीजेज। और इस करो का जो डायग्राम है दैट इज ऐसे, ये है नॉर्मल गुड और ये है इन्फीरियर गुड, दिस इज इन्फीरियर, दिस इज नॉर्मल गुड, और यहाँ से ये है दैट इज इनकम और वाई एक्सिस पे दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड। आई होप आपको ये समझ आया होगा एंजेलस करो भी। ऐसे ही ये जे करो है, इट इज एक्चुअली द जे करो इज द पाथ टाइम पाथ ऑफ अ कंट्रीज ट्रेड बैलेंस बिटवीन फॉलोइंग अ डिवेल्युएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स करेंसी। ये मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से। ये करो ऐसी होती है, सपोज ये वाला पार्ट दैट्स कॉल्ड ट्रेड सरप्लस, और ये वाला पार्ट दैट्स कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट। अब कंट्रीज क्या करती है काम, वो अपनी करेंसी को डिवेल्युएट कर रही है ताकि वो एनकरेज एक्सपोर्ट करे। लेकिन जब वो अपने करेंसी को डिवेल्युएट करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, पहले जो ट्रेड डेफिसिट होता है ये बढ़ जाता है, ये ऐसे होता है। लेकिन एक वक्त आता है फिर ये ट्रेड डेफिसिट कम होता है, ये ऐसे। तो ये करो कुछ ऐसे होती हैं। पहले जब कंट्री ने अपनी करेंसी को डिवेल्युएट किया है तो उस वक्त ट्रेड डेफिसिट इनिशियली बढ़ जाता है, लेकिन फिर एक वक्त के बाद ये ट्रेड डेफिसिट कंट्रीज़ का कम होता है और कंट्रीज़ टेंड टू ट्रेड सरप्लस, वो ट्रेड सरप्लस में जाने की कोशिश करते हैं। जो करो आप जो मैंने यहाँ पे करो बनाई है दैट्स कॉल्ड जे करो। तो ये आपको याद रखना है, तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है। अब हम देखेंगे पाल्मा इंडेक्स ये भी मेजर ऑफ इनइक्वालिटी है, तो ये क्या है, इट इज़ एक्चुअली इनकम ऑफ रिचेस्ट 10% अपॉन इनकम ऑफ पुअरेस्ट 40%। सो इनकम ऑफ रिचेस्ट 10%, उनके पास कितनी इनकम है, और इनकम ऑफ पुअरेस्ट 40%, दैट रेशियो इज कॉल्ड पाल्मा रेशियो। और ये पाल्मा रेशियो ये है क्या, इट इज़ अ मेजर ऑफ इनइक्वालिटी। जैसे गिनी कोएफिशिएंट है मेजर ऑफ इनइक्वालिटी, ऐसे पाल्मा इंडेक्स ये भी है मेजर ऑफ इनइक्वालिटी। फिर इसके बाद आता है दैट्स कॉल्ड एटकिंसन्स इंडेक्स, तो ये भी है मेजर ऑफ इनइक्वालिटी। तो इसमें आपको पेपर में ऐसे ही आएगा कि व्हाट इज दिस एटकिंसन्स इंडेक्स, इट इज़ अगेन अ मेजर ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलर वेलफेयर बेस्ड मेजर ऑफ इनइक्वालिटी and it presents the percentage of total income that a given society would have to foregone, कि एक सोसाइटी इसको कितना परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम गंवाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव मोर इक्वल शेयर ऑफ इनकम बिटवीन द सिटीजन। तो ये आप नोट से पढ़ना। ऐसे ही जो थील इंडेक्स है दैट इज अगेन थील इंडेक्स, वो भी इनइक्वालिटी शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने जितने ये इंडेक्स लिखे हैं दीज शो इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।